Good morning student. Today it is the last topic of the consumer equilibrium. जो हम चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सारे टॉपिक लगभग कवर हो गए और ये छोटा सा एक टॉपिक था जो कल के लेक्चर में कंप्लीट मैंने नहीं किया था और ये आज बचा हुआ है। इस चैप्टर में जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमने पढ़ा तो थ्री टाइप्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़े थे। फर्स्ट था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कमोडिटी, सेकंड था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ डबल कमोडिटी और थर्ड है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये थर्ड है। दोनों फर्स्ट और सेकंड यानी सिंगल कमोडिटी एंड डबल कमोडिटी ये दोनों रिलेटेड है कार्डिनल अप्रोच से, जबकि ये थर्ड वन किससे रिलेटेड है? ऑर्डिनल अप्रोच से। तो इसके केवल हमें स्टेप समझने, क्योंकि हम लोगों ने इसमें जो भी चीज़ जिससे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है सारे स्टेप्स ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। हम लोगों ने बजट लाइन पढ़ लिया है, हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व पढ़ लिया है। तो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से किसका क्रिएशन होता है? क्रिएशन ऑफ दी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे डिराइव होता है, कैसे। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि एक सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि इसमें इंडिफरेंस कर्व को और दूसरा बजट लाइन को इनके इक्विलिब्रियम में सेट किया जाता है। इन दोनों से देखा जाता है कैसे इक्विलिब्रियम सेट हो रहा। इसके जब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टेप वाइज स्टार्ट करते हैं। स्टेप वाइज स्टार्ट करने का मतलब कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे। बुकों में जनरली क्या होता है कि वो एक जनरल डिस्क्रिप्शन से मान लेता है कि पीछे आपने इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक एक स्टेप्स के साथ में देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है, तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। तो इसको कई तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लोग, लेकिन मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो एक सिंपल और सीधा सा तरीका है जिसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या किया जाता है? एज यूजुअल डिफिनीशन ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या है। तो आपको पता है, सबको पता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बाय इन्वेस्टिंग हिज इंटायर इनकम इन गिवन प्राइस एंड फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन करने का करता है। तो इसमें हम देखेंगे कहाँ कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा है और वहीं पर उसका इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो काम हो गया डिफिनीशन ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद इसमें मैंने पहले ही बताया कि ये दो चीज़ों का है, एक इंडिफरेंस कर्व और दूसरा बजट लाइन। तो हम फिर सेकंड डिफिनीशन किसकी लिखनी होती है? इंडिफरेंस कर्व की। तो इंडिफरेंस कर्व की डिफिनीशन ऑलरेडी हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है कि इंडिफरेंस कर्व रेफर टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स एमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट है। इसको सिंप्लीफाई जब इस डिफिनीशन को कर देते हैं तो क्या कर देते हैं कि क्या इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बट कंज्यूमर्स आर इंडिफरेंट। तो ये वो बंडल्स हैं जो सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं बट कंज्यूमर आर इंडिफरेंट। कंज्यूमर अलग अलग बंडल्स को सिलेक्ट करता है। दूसरा जो इसकी डिफिनीशन लिखनी होती है यानी कि सेकंड डिफिनीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बाद। तो पहली इंडिफरेंस कर्व की हो गई, दूसरी किसकी हो गई? बजट लाइन। तो बजट लाइन क्या? बजट लाइन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड विच कैन बी परचेज विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच दीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ मनी इनकम को हम लोगों ने पहले पढ़ा है। इट इज आल्सो नोन एज द परचेजिंग पावर। इसको परचेजिंग पावर कहते हैं। तो ये हमेशा क्या होता है? बजट लाइन भी टू गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसको कंज्यूमर क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। अब परचेज करने में वो क्या करता है? इंटायर इनकम को या पूरी इनकम को क्या करता है? खर्च कर सके। तो ये बजट लाइन होती है। तो ये दो हो गई, एक इंडिफरेंस कर्व हो गया, बजट लाइन हो गई। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से हम करेंगे तो ये तीनों डिफिनीशन लिखने के बाद सबसे पहले हम इसकी कंडीशंस में आएंगे, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व को हम पढ़ रहे हैं। तो कंडीशन सबसे पहली कौन आती है कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में अगर कंडीशंस को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहली कंडीशन होती है
एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स ऑब्लिक पी वाई। ये एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स ऑब्लिक पी वाई, इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है रेशियो ऑफ प्राइसेस। क्या बोला जाता है? रेशियो ऑफ प्राइसेस। किसको? पी एक्स ऑब्लिक पी वाई को। तो इसको आप ये भी कर सकते हो, रेशियो ऑफ प्राइसेस। इसको रेशियो ऑफ प्राइसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली कंडीशन ये होती है। तो ये कंडीशन, अगर इसको हम लोग इस कंडीशन को देखें तो ये कंडीशंस अपने आप में हमें ये रिप्रेजेंट कर देती है कि वो पोजीशन है जहां मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू पी एक्स ऑब्लिक पी वाई। दूसरी लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो प्राइस के स्लोप के बराबर होगा। यानी कि बजट लाइन की, जहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो या टेंजेंट हो, एक दूसरे के साथ क्या हो? टेंजेंट हो। दूसरा इसकी कंडीशंस क्या होता है? आफ्टर दैट एम आर एस कंटिन्यूअस फॉल्स। उसके बाद एम आर एस एक्स वाई क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूअस फॉल होनी चाहिए, नीचे की तरफ आनी चाहिए। तो ये इसकी सेकेंड कंडीशन क्या हो गई? तो सेकेंड कंडीशन क्या हो गई? एम आर एस एक्स वाई कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होनी चाहिए? फॉल्स होनी चाहिए। तो ये लगातार कंटिन्यूअस फॉल होनी चाहिए। तो ये दो इसकी कंडीशंस हैं। अब इन दोनों कंडीशंस को हम पहले समझ लेते हैं कि दोनों कंडीशंस का मतलब क्या है। इसका तो मतलब आप लोग जान गए, हमारे एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स ऑब्लिक पी वाई। इसको अभी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो आप और ढंग से इसको समझ पाओगे। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है कि आपको सबको पता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है, ये मतलब कौन सी लाइन? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व लगातार क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। कंटिन्यूअस डिक्रीज होता है। और एम आर एस आप निकाल के देखोगे इसमें, तो एम आर एस लगातार क्या होता जाता है? डिक्रीज होता है। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जब भी हम लाइन बनाते हैं तो उसमें हमारे डिक्रीज होता है कि इसीलिए ये हमेशा कॉनकेव ये कॉन्वेक्स इन नेचर होती है। क्या होती है? कॉन्वेक्स इन नेचर। इसका ओरिजिन से ही कॉन्वेक्स होती है और इसका मेन रीजन वही है, इसलिए ये लगातार डिक्रीज होती चली जाती है। तो इसको अगर एक्सप्लेन हम करना चाहें, एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि अगर पहले को हमारे एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स ऑब्लिक पी वाई को अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो एक डायग्राम बनाने के बाद इसको हम लोग एक्सप्लेन करके देखते हैं। डायग्राम इसका बनाते हैं सबसे पहले। ये IC1 हो गया। सेकंड जब हमने बनाया ये IC2 हो गया। थर्ड हमने बनाया ये IC3 हो गया। इसके साथ साथ इसको थोड़ा और सही तरह से, क्योंकि इसमें बजट लाइन भी इसके साथ भी जोड़ना था, इसको दोबारा से बना के हम लोग देख लेते हैं। ये IC1 हो गया, ये IC2 हो गया और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? IC3। अब बजट लाइन को हम लोग लेकर आते हैं ऐसे। ये बजट लाइन है। बजट लाइन के साथ में जब ये क्या हो रही है? IC2 टेंजेंट हो रही। इसके अलावा अगर इसको और ऊपर नीचे कर दे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? डिडक्ट कर रहे हैं। तो इसको जब हम लोग यहाँ पर इसको कर रहे हैं तो इस जगह पर अगर इस पॉइंट को लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर इसको टेंजेंट माना जा रहा है, तो इसको पॉइंट ई कहेंगे। ये थोड़ा सा और सही से अगर बनता है तो ये इसके साथ में टच नहीं करता, इसी पॉइंट में आके केवल इसको टच करेगा। तो ये पॉइंट ई, इसको पॉइंट ई के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ये जो नई लाइन है जिसको हम लोग अलग लाइन के रूप में देख रहे हैं, यहाँ पर इसको पॉइंट एच का नाम रिप्रेजेंट हम लोग कर दें। क्या नाम इसका रख दें? पॉइंट एच रख देते हैं। ऐसे ही इस जगह पर जब इसको टच कर रही तो इसको हम लोग पॉइंट
एफ दे देते हैं। और इसी तरह जब नीचे इसको करें तो उसको हम पॉइंट क्या दे दें, जब नीचे टच कर रही तो इसको पॉइंट जी कर दें, क्योंकि इसको जानने की इसलिए भी ज़रूरत है कि कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जब आप हमारे से एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स ऑब्लिक पी वाई बोलते हैं तो लोग ये समझते हैं कि ये भी हमारे से एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स ऑब्लिक पी वाई है, ये भी है और ये भी है। 3 पॉइंट ऐसे हो जाते हैं यहाँ होते हैं। इसी को हम लोग एक्सप्लेन करके देखेंगे। जब इसको हम लोग करते हैं कि तो सबसे पहले ये हमारे से एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स ऑब्लिक पी वाई आता है, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन कैसे किया जाता है, एट टेंजेंसी पॉइंट ई। कहाँ पर टेंजेंट है, ई। टेंजेंट का मतलब सभी को पता होगा, जब भी कोई सर्किल होता है उसके बाहरी किनारे को टच करते हुए कि कोई भी लाइन खींची जाए तो उस लाइन के साथ वो क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड द स्लोप ऑफ बजर लाइन आर सेम। आपको सबको दिखाई दे रहा होगा कि जहां पर ये टेंजेंट हुआ है इस जगह पर स्लोप ऑफ क्या है, पी एक्स ऑब्लिक पी वाई, इट इज रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ बजर लाइन। ये हमारे से एक्स वाई रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ आईसी कर्व। तो ये दोनों यहां पर क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। इस पॉइंट पे दोनों, ई पॉइंट पे क्या है, दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं और इस तरह से ये दोनों सेम हो जाती हैं। जबकि इसके नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो नीचे जाने में क्या हो जा रहा कि बजर लाइन क्या हो जाती है नीचे, और हमारे से एक्स वाई इक्वल तो हमारे से एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स ऑब्लिक पी वाई हो जा रही। ऊपर क्या हो जा रही कि ऊपर इसकी सिचुएशन भी उसी तरह से क्रिएट हो जा रही, लेकिन वहां पर क्या है, एक बजर लाइन हमारे से एक्स वाई ऑब्लिक लेस देन पी एक्स ऑब्लिक पी वाई हो जाती है। तो ये डिफरेंस आता रहता है कि एक में ज़्यादा हो जा रही है और दूसरे में क्या हो जा रही, कम हो जा रही। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है और इस तरह से पहली कंडीशन फुलफिल करता है। दूसरी कंडीशंस में हमने पहले बताया कि हमारे कंटिन्यूअस फॉल्स, तो इसमें क्या होगा कि द सेकेंड कंडीशन जो होती है इज आल्सो सेटिस्फाई द पॉइंट ई एज हमारे सिस डिमनाइसिंग एट पॉइंट ई। आप पॉइंट ई में देखोगे कि यहाँ के बाद हमारे से लगातार क्या होता है, डिमनाइज होता चला जाता है, हमारे से लगातार घटता जाता है। और उसको हमारे से यहाँ से कम आप समझ पाओगे जब इंडिफरेंस कर्व को विजुलाइज करोगे। जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस को हम लोगों ने बनाया था तो उसमें देखते थे कि एक लगातार क्या हो रहा था, अगर हमने गुड्स ए लिया है इट इंक्रीज, और गुड्स बी लेते थे तो वो लगातार डिक्रीज हो रही थी। पहले ज़्यादा डिक्रीज हो रही थी, उसके बाद उससे कम हो रही थी, उसके बाद उससे कम हो रही थी। तो ये दो कंडीशंस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम इसके अदर कंडीशंस को अगर एक्सप्लेन करते हैं कि इसके अलावा और दूसरी जगह क्यों नहीं है, दूसरी जगह मतलब इन पॉइंट में इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, इसको हम तो इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन करने में आप कह सकते हो कि इफ हमारे एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स ऑब्लिक पी वाई इट्स मीन दैट द कंडीशंस ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ एक्स एंड कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर यूनिट ऑफ वाई। अगर हमारे से एक्स वाई ज़्यादा है और पी एक्स ऑब्लिक पी वाई कम है तो कंज्यूमर हमेशा क्या करेगा, एक्स की यूनिट्स को बढ़ाएगा और वाई की यूनिट को लगातार सेक्रीफाइस करेगा। तो एक को गेन कर रहा है, दूसरे को सेक्रीफाइस, और कब तक करेगा, जब दोनों इक्वल ना हो जाए। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, जब हमारे से एक्स वाई इज लेस देन पी एक्स ऑब्लिक पी वाई तो इट्स मीन दैट द ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ गुड्स वाई एंड सेक्रीफाइस द गुड्स एक्स। वाई को बढ़ाएगा और एक्स को क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। और इस तरह से वो क्या होगा, उसको फिर किस सिचुएशन में पहुंचेगा जहां इक्विलिब्रियम ना हो जाए। तो जब भी ये इक्विलिब्रियम आता है तो आप देखोगे इस इक्विलिब्रियम को जब भी कि एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जब भी आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन, फिर सेकेंड इंडिफरेंस कर्व की डिफिनीशन, थर्ड बजर लाइन की डिफिनीशन, फोर्थ कंडीशंस, दोनों कंडीशन, फिर फिफ्थ नंबर में डायग्राम का फॉर्मेशन, और सिक्स नंबर में एक्सप्लेनेशन ऑफ टू कंडीशन एंड अदर टू मतलब कि व्हेन हमारे से एक्स वाई इज लेस देन पी एक्स ऑब्लिक पी वाई, व्हेन हमारे से एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स ऑब्लिक पी वाई। जब ग्रेटर देन होगा तो एक्स की यूनिट बढ़ेगी और वाई की यूनिट सेक्रीफाइस होगी। जब लेस देन होगा तो फिर क्या होगा, वाई की यूनिट बढ़ेगी और एक्स की सेक्रीफाइस होगी।
यही केवल एक्सप्लेनेशन में हमें दिखाना, और इस तरह से ये टॉपिक है, जिस टॉपिक को इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक के रूप में इसको हम देखेंगे। और यहाँ से ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे डिमांड में। ओके, थैंक यू।